सो ये है बैडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड और इसके अंदर आज डिस्कशंस करने वाले हैं हम इंडिया ओपन में जो भी मैचेस हुए थे इसके रिलेटेड। तो उसके अंदर बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए थे जिसके बारे में डिस्कशंस करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैचेस ऐसे भी हुए हैं जिसके बारे में डिस्कशंस नहीं ही करेंगे, जाने देंगे। तो शुरुआत ही हम करेंगे जो हमारे राउंड ऑफ 32 था। मैं बेसिकली जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, दूसरे प्लेयर्स के अभी डिस्कशंस उतना ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तो पहले ही राउंड ऑफ 32 से शुरुआत करते हैं। उसके अंदर डबल्स मेंस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर अच्छे खासे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे इंडिया के प्लेयर्स थे उनमें रैंकी रेड्डी शेट्टी, जिनके सामने मैन टी थे। तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा साची की जो बात करता हूँ वो ये है कि उनके बारे में डिस्कशन करना उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमेशा वो अपना परफॉर्मेंस 110% देते हैं। तो उनके रिलेटेड जो डिस्कशंस होंगे ना वो कुछ माइनर्स होंगे कि कहाँ पे वो स्मॉल डिटेल्स जहाँ पे वो हारे या जीते। तो ये तो राउंड ऑफ 32 में आसानी से वो जीत गए थे, तो अभी तो डिस्कशन उनके बारे में नहीं होगा। देन अगर दूसरी एक पेयर जो इंडियन पेयर ही थी जो खेलने आई थी वो थी कृष्णमूर्ति और प्रतीक। देखो ये मैच मैंने अभी ये सारे डिस्कशंस के पहले वापस जाके देखी। इनकी मैच थी मित्सुहाशी और ओकामुरा के सामने। एक चीज़ जो मुझे लगी वो थी पावर के रिलेटेड। देखो पूरा पावर इन द सेंस कि जो बोलते हैं ना अटैक मोड, साची को हम जानते कैसे है कि अटैक मोड दोनों पर्सन्स बहुत ही टॉप लेवल का अटैक दिखाते हैं जो साची है वो। वहीं पे जो कृष्णमूर्ति वाली टीम है वो उस लेवल का पावर, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से जितने भी इसके अंदर होंगे, तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखी। चांसेस वहीं पे शायद थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, यही चीज़ थी और कुछ उतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं। बहुत अच्छी पैर है, हो सकता है आगे जाके बैटर दिखा भी सके। मैं प्रेडिक्ट कर रहा था जब सेकेंड सेट चल रहा था ना, जो 21 से 19 21-16 चल रहा था, मुझे लग रहा था सेकेंड सेट जीत जाएंगे, थर्ड सेट जाएगा, बट स्टिल ये ही था। उससे ज़्यादा मैंने ज़्यादा मैचेस नहीं देखे तो उतना ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ इसी मैच के रिलेटेड डिस्कशन कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट अगर किसी मैच के बारे में बात की जाए, वुमेंस डबल्स की अगर बात की जाए, उसके अंदर हमारे डबल्स पेयर थी जोंग और सुवाचाई, और उनके सामने थे प्रमुथेश, जो दोनों इंडियन पेयर ही थी। इनके स्कोर्स अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल एक साथ ही चला है, थर्ड सेट तक गेम प्ले चली है। इसके अंदर जो जोंग और सुवाचाई जो जीते हैं वो वुमेंस डबल्स में मैंने उनकी पैर में कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा देखा है। देखो बहुत कम मैंने बोलते हैं ना कि वह डबल्स में अंदर देखा है कि मतलब जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा खासा वो जैसे जॉली पुलेरा को हम देखते हैं ना कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है, बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को समझना, बहुत बढ़िया तरीके से खेलना। बहुत कम बोलते हैं ना एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो टूटता है उन दोनों का, दोनों साथ में ही उनका गेम प्ले चल रहा होता है। उनका परफेक्ट एग्जांपल अगर जानना हो तो वो है पर्लिटन और थिन्ना, जो मलेशिया के वुमेंस डबल्स प्लेयर है। तो उनका नेक्स्ट लेवल दोनों का कोऑर्डिनेशन है। तो उसी टाइप का थोड़ा बहुत मैंने वो झलक है ना इन दोनों के बीच में देखी। तो वो लोग जीत के आगे बढ़े थे, बट इनकी जो मैच के अंदर वही चीज़ मैंने देखी जो बोलते हैं ना कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा अटैक मोड पे जा रहा है ना, तो वहाँ पे जोंग और सुवाचाई की टीम है ना वो थोड़ी बहुत डाउन चली जाती है। थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, उस लेवल पे भी नहीं, बट थोड़ी बहुत डाउन चली जाती है जब सामने वाला अटैक मोड में चला जाता है। तो ये थी डबल्स की। देन एक और जो हमारे इंडियन पेयर ही थी भट्ट गौतम, उनकी मैच थी डेंट और लाई के सामने। आसानी से वो लोग ये मैच जीते हैं 22-20, 21-18। ये इनकी पेयर, ये मैच मैंने पूरी नहीं देखी तो इसके बारे में डिस्कशन उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। ऑफकोर्स बहुत सारी मैचेस थी तो ये वाली रह गई है, डिस्कशन इसके बारे में नहीं होगा। तो नेक्स्ट थी जॉली पुलेला और उनके सामने थी इगाराशी और सकुरामोटो। देखो अरीसा हिगाशिनो आप जानते होंगे, जो वतनाबे के साथ खेलती थी मिक्स डबल्स के अंदर। जॉली पुलेला की पहली मैच उनके सामने आ गई। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत डिफरेंट लगी वो ये थी कि स्कोर्स पहले तो मैं बता देता हूँ, 21-23 एंड 23-21 एंड 21-19 बहुत क्लोज थे जॉली पुलेला इनको हराने के, बट स्ट्रेट टू सेट्स में इगाशिनो मतलब अरीसा ने हराया उनको। अब समझ रहे हो, अरीसा और उनकी टीममेट ने। एक चीज़ जो मुझे नोटिस हुई ये पूरी मैच के अंदर वो थी कि जॉली पुलेला है ना वो अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रही थी। देखो आप बिल्कुल भी वो चीज़ उनसे छीन नहीं सकते कहीं से भी, वो आपको लगेगा नहीं कि यार कहीं से भी वो नीचे आ रहे हैं गेम में, थोड़ा बहुत स्लो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बिल्कुल भी आपको वो नहीं होगा। उन्होंने 110% दिया है अपना। बट
बोलते हैं ना कि कभी कभार आपका जो अपोनेंट होता है ना वो आपसे 5 या 10% बेटर होता है कहीं ना कहीं गेम प्ले में, या कहीं ना कुछ होता है वो जिसमें होता है बेटर। तो वही चीज़ हिगाशिनो, अरीसा हिगाशिनो, मैं उनका पुराना ही नाम बोल रहा हूँ, तो उनकी मैच थी जॉली पुलेला के सामने। तो वो लोग वहीं शॉट में वहाँ पे आ रहे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप पे ना टॉप क्लास प्लेयर के सामने खेलो और वो बहुत थोड़ी छोटी मोटी गलती या फिर कुछ भी करे। अरीसा हिगाशिनो जो बहुत बहुत बोलते हैं ना कि एक बेटर प्लेयर है, वुमेंस डबल्स में भी अभी जो खेल रही है वो भी, एंड मिक्स डबल्स में तो भाई जो वातानाबे थे उनके साथ टॉप लेवल का मिक्स डबल्स प्लेयर वो गेम थी ही। वो पीछे के बैक कोर्ट में जाके भी जो बोलते हैं ना कि काफ़ी बढ़िया वाले स्मैशेस लगाते थे। वही चीज़ मैंने जॉली पुलेला वाली मैच के सामने भी देखी। तो थोड़ा बहुत हार्ड लक बोल सकते हैं कि 23-21 जो पहला सेट आराम से तो नहीं, बहुत ही टफ गेम गया चला, वो जीत सकते थे। बट सेकंड में भी 21-19 अच्छी खासी फाइट थी। सेकंड सेट अगर जीत लिया होता तो थर्ड में कुछ भी कंपटीशन हो सकता था। बट वहीं पे जॉली पुलेला कहीं से भी गेम में वो बैक नहीं कर रहे थे। वो चीज़ मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा। एक बहुत अच्छी खासी वुमेन्स डबल्स पेयर निकल चुकी है आगे। देन अगर बात की जाए गहलावत दो, उनकी मैच थी हू लिंग और जेंग के सामने। ये मैच मैंने थोड़ी देखी, सिर्फ सेकंड सेट देखा था। जो स्कोर था 21-12 एंड 21-4। डिस्कशंस वुमेंस डबल्स के बारे में जो होता है ना कि मैं जब से देख रहा हूँ तो मैंने जिन वुमेंस डबल्स प्लेयर्स को देखा है वो है ज्वाला गुट्टा और अश्विनी मैम, इनका जब आप अभी अब जाके ये वीडियो ये पूरा पॉडकास्ट पूरा उसके बाद जाके सर्च करना, उनके पुराने मैचेस जाके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल के वो लोग वुमेंस डबल प्लेयर थे। बहुत बढ़िया। अभी जो आप जो चाइना के थे ना, चेन और जिया, उस लेवल के बोलते हैं ना कि वो ये तो अभी के प्लेयर्स हैं, वो पहले भी खेलते थे। बट जो बोलते हैं ना टॉप टियर मैंने वुमेंस डबल्स के उनकी गेम प्ले मैंने देख रखी है। तो वही है कि जब आप इतने टॉप रैंक के प्लेयर्स को देख रखो और जब आपके इनकी ऐसे स्कोर्स देखो ना 21-9, 21-12 एंड 21-4, देन होता है कि यार वुमेंस डबल्स कहाँ जा रही है। जॉली पुलेला ऑफ कोर्स वो संभाल के बैठी हुई हैं अभी कि अच्छे खासे वो अभी ट्राई कर रही हैं ज़रूर, और वो जाएंगी भी बहुत जल्द। मैं उनको टॉप 5 के अंदर देखता हूँ। बट अगर दूसरे उनके बाद बोले जाए ना, जैसे हम बात करते हैं ना मेंस डबल्स में कि साक्षी के बाद कौन, तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि यार अब तो कोई नहीं बचा है। तो वही चीज़ वुमेंस डबल्स में भी हो रहा है कि एक बहुत अच्छी खासी पैर निकल के आ रही है जॉली पुलेला की, बट उनके बाद कौन, तो कोई नहीं, उनके बाद कोई दिख नहीं रहा है वुमेंस डबल्स के अंदर। तो ये स्कोर्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। दैन अगर मैं सिंगल्स मैंस की बात की जाए तो किरण जॉर्ज ने बहुत अच्छी खासी मैच जीती थी। किरण जॉर्ज के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। दैन श्रीकांत किदाम्बी नहीं आए थे। वो जिस तरीके से साइना नेहवाल मैम है उसी तरीके से अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो आएंगे नहीं आएंगे कुछ आइडिया नहीं बोल सकते। वो ऑफकोर्स मुझे जहाँ तक लग रहा है श्रीकांत किदाम्बी 1-2 ऑफकोर्स उनकी टूर्नामेंट खेलने ज़रूर आने वाले हैं। दैन एक नेक्स्ट वुमेंस मिक्स डबल्स की बात की जाए, मिक्स डबल्स में हमारे कपिला क्रेस्टो खेल रहे थे। देखो मिक्स डबल्स हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक बोलते हैं ना कि एक आया था टाइम जहाँ पे सात्विक और अश्विनी ये दोनों ने पैर बना के मिक्स डबल्स की गेम प्ले खेली थी। तब सात्विक मिक्स डबल्स भी खेलते थे और मेंस डबल्स भी खेलते थे। तो तब एक बोलते हैं ना कि एक छोटी सी किरण मुझे आई थी कि यार मिक्स डबल्स में इंडिया नेक्स्ट लेवल जा सकता है। बट वो भी बोलते हैं ना कि स्ट्रेस लेवल दोनों में आप वो भी डबल्स खेल रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल्स वहाँ पे, अगर आप मिक्स डबल्स में बहुत अपना 100% दे रहे हो और जब चिराग के साथ मेंस डबल्स की मैच आ रही है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी फटीग होगी। एक दिन में 2 मैचेस खेलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो वही चीज़ है, टफ इन द सेंस कि आप दूसरे दिन के लिए आपकी बॉडी रेडी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। एक मैच आपके दिन में हो सकता है आप खेल लो, बट 2 मैचेस वो भी अगर थर्ड सेट चला गया तो वही है कि वही एक मैं मिक्स डबल्स की पैर बढ़िया दिखी थी। उसके बाद मिक्स डबल्स पैर में ये कपिला और क्रेस्टो उनकी मैच थी चेन HSU के सामने। वो लोग थर्ड सेट तक गए और जीत गए। उनके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट राउंड में मैं करूँगा। देन अगर दूसरे हमारे पैर हैं करुणा करण और उनके सामने और वरियत और उनके सामने थे जिकेल और डेलरू कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। 21-12 21-10 से जिकेल डेलरू ने जीत लिया है।
आप बोलते हैं ना कि जब तक एक टॉप क्लास प्लेयर्स आपके सामने है उनको नहीं हराओगे या फिर उनको ना वो लास्ट एंड तक नहीं स्ट्रेच करोगे ना, कि जैसे 21-19 जैसे जॉली पुलेला लोगों ने इगाशिना लोगों इगारिसो लोगों को बहुत ज़्यादा खींचा था 21-19 23-21। जब तक आप ऐसे नहीं खींचोगे तब तक आपका जो बोलते हैं ना कि नाम भी नहीं बनेगा पहले तो, एंड देन आपको खुद को अपनी गेम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप बोलते हैं ना कि आप भी एक टॉप रैंक प्लेयर के सामने टिक पाते हो। आप हार रहे हो, अगर विक्टर एक्सेल्सन के सामने एकदम से किसी की मैच रख दी जाए तो ऑफकोर्स वो हारने वाला है, बट एकदम से बोल रहा हूँ मैं, तो अब 50th रैंक 40th रैंक 30th रैंक वाला एकदम से विक्टर एक्सेल्सन के सामने खेलने आएगा, 110% चांसेस है कि वो हारेगा विक्टर एक्सेल्सन के सामने। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आप फाइट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो इस मैच के अंदर। बट वही फाइट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी, तो वही चीज़ है, जेकेएल और रेडो तो बढ़िया खेल ही रहे थे, बट करुणाकरन वाली टीम मुझे उस लेवल के बेटर नहीं लगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। देन अगर बात की जाए नेक्स्ट हमारे पेयर जो है कपूर और गड्ढे, और उनके सामने थे ही एंड जिन, तो ये भी स्कोर्स थर्ड सेट तक गए हैं। इन्होंने भी ट्राई बहुत बढ़िया किया है, इसलिए उतना ज़्यादा डिस्कशंस ये मैच मैंने नहीं देखी तो नहीं बता पाऊँगा, बट सिर्फ स्कोर्स बता देता हूँ। तो कपूर लोगों ने पहला सेट जीत लिया था, देन सेकंड सेट 18 से हारे एंड थर्ड सेट 15 से। सो ऑफकोर्स जो स्कोर्स दिख रहा है उससे लग रहा है कि फाइटिंग स्पिरिट तो वहाँ पर मतलब अच्छी खासी फाइट उन्होंने दी है गेम प्ले में। देन अगर नेक्स्ट हमारे पेयर्स की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट ही राउंड जाता है कि राउंड ऑफ 32 ही है, बट दूसरे जो मैचेस बचे हुए थे उनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। देन अगर हमारे इंडियन के दूसरे पेयर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, वुमेंस डबल्स में भी है। वुमेंस डबल्स में जो पांडा सिस्टर्स हैं उनकी मैच थी एमवर्थ और जेनपेंग के सामने। ये मैच भी मुझे थोड़ी बहुत बढ़िया लगी क्योंकि फर्स्ट सेट 9 स्कोर से हारे थे, ये मैंने पूरी मैच देखी है ये वाली। 9 स्कोर से फर्स्ट सेट पांडा सिस्टर्स हारे, देन दूसरे सेकंड और थर्ड सेट उन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया है और वो जीते हैं वहाँ पे। आप जब तक है ना सामने वाले को एक अच्छा खासा बीटअप नहीं देते, कि अगर फर्स्ट सेट मेजॉरिटी के मैंने प्लेयर्स के बारे में ये चीज़ नोटिस की है कि फर्स्ट सेट उनको बहुत कम पॉइंट्स में अगर हरा दो ना तो सेकंड सेट है ना वो पूरा का पूरा गिफ्ट ही दे देते हैं कि अब तो हमसे नहीं होगा ये वाली। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं देखी, वो बहुत बढ़िया मुझे लगा कि सेकंड और थर्ड सेट फाइट दिखा के पांडा सिस्टर्स जीते आगे। अभी ये चीज़ अगर मैं बोलूँ तो जो बोलते हैं ना कि अगर जॉली पुलेला के बाद कौन, तो वहाँ पे अगर किसी को डिस्कशन में डालना हो तो अभी पांडा सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रूव करने की ज़रूरत है, और टूर्नामेंट्स में देखते हैं कि आगे क्या होता है उसके बाद वो मैं मेरे पर्सनल ओपिनियंस उसमें बनाऊँगा। देन अगर नेक्स्ट कोई मैचेस हैं, हाँ, तनिषा पोनप, अश्विनी पोनप्पा और क्रेस्टो, उनकी मैच थी ग्रुआ इंडियन पेयर्स के सामने, तो डिस्कशन नहीं करेंगे उतना ज़्यादा। ऑफ कोर्स तनिषा क्रेस्टो एंड अश्विनी पोनप्पा जीते ही हैं आराम से स्ट्रेट 2 सेट्स। देन किम कॉन्ग और रावत सिस्टर्स, दो उनके सामने पैर थी। किम कॉन्ग के बारे में डिस्कशन करना उतना ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता उनके बारे में डिस्कशंस की, वो बहुत अच्छे खासे पेयर है। बट जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया ना कि आप टॉप रैंक प्लेयर्स के सामने कैसा अपना वो बोलते हैं ना कि गेम प्ले दिखाते हो, वो ही मैटर करता है सब कुछ। तो उस लेवल का अगर गेम प्ले वो दिखाते हैं बट स्ट्रेट 2 सेट्स हार रहे हैं तो मैं उतना ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करना चाहूँगा। देन दूसरी एक पेयर है 10 थिन्ना, जो बहुत बढ़िया मलेशिया की पेयर है, तो उनकी मैच थी अल्वेकर और देश पांडे के सामने। ये मैच मैंने देखी थी, स्कोर्स बता देता हूँ 21-8 21-19, सेम जो पांडा सिस्टर्स की मैच थी उसके बाद वैसे ही डिस्कशन इसमें भी मैं करूँगा कि फर्स्ट सेट हारने के बाद उन्होंने ट्राई ज़रूर किया सेकंड सेट में, बट जो पर्लिटन थिन्ना है वो ऑफ कोर्स जो गेम लेवल पे उनसे बेटर है, तो थर्ड सेट तक नहीं गया। तो मुझे उस लेवल का अभी भी गेम प्ले उनके अंदर वो मैं वुमेंस डबल्स में नहीं दिखा। बट बोलते हैं ना पार्टिसिपेशन लेवल बहुत ज़्यादा था इंडिया का इस बार, बट मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट क्वार्टर्स तक तो आराम से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बट जो पेयर आगे आ सकती थी जो थी जॉली पुलेला, तो उनको पहले ही अरीसा वाली जापान वाली टीम मिल गई, तो ठीक है वो चीज़ उसका अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट में देखेंगे उस चीज़ के रिलेटेड। देन बात की जाए मेन सिंगल्स की,
तो उसके अंदर मैच थी प्रियांशु रजावत। देखो यार, बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये चीज़ कंटिन्यूस बोलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, कि हमारे फ्यूचर पे प्लेयर्स हैं हमारे, वो भाई प्रियांशु रजावत है और ये सब कुछ है। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि येस, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया उनका गेम प्ले है, फुटवर्क लेवल सारी चीज़ों में वो बेटर है। बट यार देखो, जब तक आप टॉप क्लास के प्लेयर को नहीं हराओगे ना, टॉप क्लास के प्लेयर को, जैसे एग्जांपल मैं हमेशा आंसे अंका दूंगा, क्योंकि वो 17-18 ईयर्स की जब एज थी उनकी, तब से वो टॉप क्लास के प्लेयर्स जैसे इंटेनॉन है, कैरोलिना मरीना, टॉप क्लास के प्लेयर को वो 17-18 ईयर्स की एज से हरा रही थी। जैसे एग्जांपल के लिए मियाजाकी है जापान की, जो अभी खेली, वो कल किस लेवल का उन्होंने पोनपावी चोचुवांग के सामने उन्होंने मैच दिखाई, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का उनका गेम प्ले था। तो सोच रहे हो 18 ईयर्स की एज में आप टॉप क्लास के प्लेयर्स को भाई भगा रहे हो कोर्ट के अंदर। तो अगर स्कोर्स की बात की जाए तो पहला ऑफ कोर्स कोडाई नारो का 21-16, देन सेकंड 20-20, बहुत अच्छा खासा फाइट था प्रियांशु रजावत का। देन थर्ड 21-13 से वो हारे। क्या लगा, क्या पूरी मैच मैंने देखी थी तो क्या कहीं पे भी मुझे ऐसा लगा कि वो जीत सकते हैं? यस, जो सेकंड सेट हुआ वहाँ पे मुझे क्लियरली लगा कि उन्होंने कोडाई नाराओका को थोड़ा बहुत प्रेशराइज़ ज़रूर कर दिया है। और कोडाई नाराओका को प्रेशराइज़ करना काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा खासा उनके भाई मिल सकता था कि थर्ड सेट वो बहुत ज़्यादा जल्दी, स्टार्टिंग का जो हाफ था ना थर्ड सेट का, उसके अंदर वो और ज़्यादा प्रेशराइज़ करते तो चांसेस थे कि कोडाई नाराओका को हरा देते। बट राउंड ऑफ 32 में हारना, वो अभी कंटिन्यू इंडियन प्लेयर्स के लिए कंटिन्यू चीज़ होती ही जा रही है। आप जब तक ऐसे टॉप प्लेयर्स को हरा के आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो डिस्कशन लेवल पे आएगा ही नहीं। क्या प्रियांशु रजावत कहीं पे भी लैग कर रहे थे तो वो गेम प्ले एनालिसिस में आ जाएगा, वो कभी और करेंगे। बट क्या वो जीत सकते थे कोडाई नाराओका के तो सामने? तो येस, वो जीत सकते थे। देन दूसरे प्रणव एच और सू LY के सामने, प्रणव एच जो उनको शायद तक 3-4 महीने पहले वो चिकनगुनिया हो गया था, वो उन्होंने बताया था, तो वो एंड देन वो इंजरीज से भी काफ़ी जा रहे हैं। तो उसके बाद से वो रिकवरी, वो बहुत बढ़िया, मैंने उनकी मैच लाइव देखी थी तो बहुत बढ़िया वो गेम प्ले दिखा रहे थे। बट कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि फुटवर्क उस लेवल का वापस नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली जो बोलता हूँ ना कि इंडिया का पावर हाउस मेन सिंगल्स में अगर बोला जाए तो वो मुझे प्रणव एच लगते हैं पावर हाउस। श्रीकांत के दाम भी पहले थे, बट वो प्रणव एच काफ़ी बढ़िया उनका है। बट स्टिल जो वो इंजरीज़ के बाद है ना, वो थोड़ा बहुत उनका फुटवर्क स्लो मुझे दिखा, ये मुझे ही दिखाया, कि आपको दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं, आइडिया नहीं है, मेरे ओपिनियंस है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्लो मुझे दिखे, तो वही चीज़ है। प्रणव एच वो अभी उनके बारे में भी डिस्कशंस उस लेवल का नहीं करेंगे, कभी एनालिसिस वीडियोस होंगे तो उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशंस करूँगा। बट क्या वो जीत सकते थे? तो वो बोल नहीं सकते वो चीज़। मैंने पूरी मैच देखी, उसके अंदर काफ़ी मुझे थर्ड सेट में तो क्लियरली लगा था एक टाइम पे कि वो है ना बहुत ज़्यादा टफ, आराम से सामने वाले को हरा देंगे। बट कहीं ना कहीं वो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉइंट सामने वाले को मिल गए और वही थोड़ा बहुत प्रेशर बना या क्या बना, उसका कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि वहाँ पे प्रेशर उनको लगा या नहीं। बट स्टिल बहुत बढ़िया मैच थी। सो ये प्रणव का रिलेटेड मैच था पूरा डिस्कशन। देन नेक्स्ट है हमारे इंडिया के फेवरेट्स सेनलक्ष्य, और उनके सामने थे लिन चुन यी। स्कोर मैं बता देता हूँ, 21-15, 21-10। डिस्कशंस मुझे ये टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी फ़ैन आर्मीज बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल के, उनके पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी बोलते थे। तो ये स्कोर्स बता दिया मैंने। वहाँ पे राउंड ऑफ 32 में सेनलक्ष्य आउट हुए थे। दैन डिस्कशन नेक्स्ट पे करता है। नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 शुरू होता है। राउंड ऑफ 16 के अंदर हमारे इंडिया के पेयर है राउंड ऑफ मेंस डबल्स में, तो रेंकी शेट्टी, तो ओकामुरा और मित्सुहाशी के सामने वो जीत गए। इसके बारे में भी डिस्कशंस उस लेवल का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साची ऑफ कोर्स बेटर प्लेयर थे, तो गेम प्ले एनालिसिस जैसा तो कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा खासा ही खेल रहे थे। देन अगर दूसरी पेयर जिसके बारे में डिस्कशन, ऑफ कोर्स कोई दूसरी मुझे मेंस डबल्स में दिख ही नहीं रही है, तो वही एक थे हमारे जो होप था भाई। मैं इंस्टाग्राम पर भी डाला जा रहा था कि यार कोई भी टूर्नामेंट खोलो और देखो, तो एक ही हमारी होप रहती है इंडियन प्लेयर्स की, और पर्सनली मेरे भी, कि साची लोग किस लेवल तक पहुँचे, क्वार्टर, सेमीज या फाइनल्स तक आए। दैन वुमेंस डबल्स की बात की जाए तो बेक ली के सामने पांडा सिस्टर्स की मैच थी। बेक और ली जो कोरिया की पेयर है, काफ़ी ख़तरनाक वुमेंस डबल्स पेयर है। तो स्कोर्स अगर आपको बताऊं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी भी कोई भी प्लेयर नहीं है जो उनके वुमेंस डबल्स में उस लेवल का कंपटीशन दे भी पाए। स्कोर्स है 21-6, 21-7।
आप समझ रहे हो कि सामने वाले को नूब बता दिया कि आप नूब हो अभी बैडमिंटन में, आप उस लेवल के, मतलब कोई भी स्कोर ही नहीं, 21-6 और 21-7, मतलब लिटरली आपने नूब प्रूव कर दिया है सामने वाले को। तो बेकली ने पांडा सिस्टर्स को इस लेवल पे ये चीज़ दिखाई। तो मैं ऑफ कोर्स, आप हारो, कोई भी इशू नहीं है, मैं सब हारते हैं और सभी लोग आगे बढ़ते भी है सारी चीज़ों में। बट जब आप इतने कम मार्जिन से हारो तो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे आपके, जो बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन लेवल, गेम लेवल, सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस होने चाहिए। इनके मैचेस के बारे में डिस्कशंस और एनालिसिस में आगे लाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें थी। बट मुझे जो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा लगा वो था कि पांडा सिस्टर्स कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बेकली बहुत ज़्यादा उन पे हावी हो रहे हैं पूरे मैच के अंदर, कि कंटिन्यूस पॉइंट्स आए जा रहे हैं। कोई स्ट्रेटजी चेंजेस मुझे नहीं दिखे कि जैसे बेकली को कहाँ पे पकड़ा जाए। बेकली ने बहुत, ये पूरी मैच देखी थी मैंने, तभी बता रहा हूँ कि जो उनका पीछे वाला पार्ट था ना, वहाँ से कंटिन्यूस मैचेस आ रहे थे, कंटिन्यूस मैचेस, और उन्होंने कभी भी, मैंने उसमें नहीं देखा कि एक फ्लैट गेम प्ले चेंज कर दिया जाए कि अब मैं फ्लैट, बट लिफ्ट ही लिफ्ट चले जा रही थी। 21-6, 21-7 बहुत कम स्कोर था ये। देन एक और जो हाँ, तनिषा क्रेस्टो और मत्सुमोटो और फुकुशिमा, स्कोर्स अगर आपको बताऊं तो स्कोर्स 21-9, 23-21, सेम तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी मैम। तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी मैम का एक अच्छी खासी पैर मुझे दिखती है। अगर ज्वालीपुला के बाद किसी की बात की जाए तो इनकी ही बात होगी, तनिषा क्रेस्टो एंड अश्विनी पोनप्पा। बट अगर आप 21-9 से फर्स्ट सेट हारे हो और सेकंड सेट 23-21, तो बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से ये चीज़ लग रही है कि आप सेकंड सेट जीत सकते थे। ये पूरी मैच जब मैंने देखी तो एक चीज़ मुझे क्लियरली रियलाइज़ हुई कि अश्विनी मैम अभी भी उस लेवल का फायर मोड उनके अंदर है, वो अभी भी बहुत बढ़िया खेलती है। मतलब अभी भी इन द सेंस कि जब भी आपका जो 18-19 ईयर्स के आसपास जब आप होते हो और आपकी जो बॉडी रिकवर करती है जल्दी और जितना जल्दी रिफ्लेक्स देती है, जब आप 27, 28, 29, 30 के आसपास आते हो तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अश्विनी मैम जो पहले खेलती थी वही टाइप का उनका गेम प्ले मुझे दिखा, तो वो चीज़ मुझे बेटर लगी। एंड क्रिस्टो तो है ही, वो बहुत बढ़िया खेलती है। बट अगर थर्ड सेकंड सेट जीत लिया होता उन्होंने, अश्विनी मैम लोगों ने, तो बहुत बढ़िया रहता और थर्ड सेट मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आता। बट स्टिल मत्सुमोटो लोग अच्छे प्लेयर हैं, बेटर प्लेयर हैं, तो वो जीत के आगे बढ़े। देन नेक्स्ट जो सुवाचाई और जोंग थे, उनके सामने इगाराशी जो जिन्होंने अभी हमारी ज्वालीपुला लोगों को हराया था। तो सोचो स्कोर सुवाचाई और जोंग, और इनके स्कोर सोचो इगाराशी लोगों के सामने 21-11, 21-9। अगेन जैसे आप कोई एकदम से इंटरनेशनल प्लेयर और एक सिटी लेवल प्लेयर की मैच हो ना, तो कैसे सिटी लेवल प्लेयर कुछ पॉइंट्स कमाएगा ज़रूर कि सामने वाला एरर करेगा। फॉर एन एग्जांपल, विक्टर एक्सेल्सन को एक सिटी लेवल प्लेयर के सामने मैच खेल रहे हैं तो 21-5-6 इससे आगे स्कोर नहीं जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि वो 5-6 पॉइंट तो शायद विक्टर एक्सेल्सन एरर ही कर दे और 1-2 पॉइंट शायद सामने वाला ले ले। उस लेवल का बोलते हैं ना कि इगाराशी लोगों ने, मतलब जो अरीसा है उन लोगों ने, जापानीज़ पैर है, उन्होंने हमारे इंडियन पैर को, सुवाचाई और जोंग को दिखाया कि भाई 21-11, 21-9 स्कोर सुन रहे हो 11-9 तो काफ़ी पीछे हम लोग इनसे। और अभी तक राउंड ऑफ 16 चल रहा है और ऑलमोस्ट आधा लोग खाली हो चुके हैं इंडियन प्लेयर्स के अंदर। तो यही चीज़ थी। देन भट्ट और गौतम उनकी मैच थी ली और लुओ के सामने। सेम गोज़ विद दिस, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं जितनी चीज़ें बोली कि वो बहुत ही बोलता है ना कि नूब घोषित कर देना सामने वाले को, वो चीज़ यहाँ पे भी हुई। 21-7, 21-10 स्कोर देखो यार, 21-7, 21-10। आप भाई यहाँ पे डिस्कशंस करने का बहुत ज़्यादा उतना बनता भी नहीं है कि इतना कम स्कोर, भाई इतना कम स्कोर अगर चल रहा है तो भाई क्या ही बोले आगे। जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशंस किए थे वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। तभी वुमेंस डबल्स में मैं जो 2 पेयर है, दूसरी अश्विनी और क्रेस्टो है, वो भी ज्वालीपुला के लेवल पे अभी मुझे नहीं दिख रही होती है, तो वही चीज़ है। दैन मेंस की बारे में बात करें, राउंड ऑफ 16 ही चल रहा है अभी भी। दैन किरण जॉर्ज ने एक बहुत बड़ा, मैंने बोला था बाद में डिस्कशन करेंगे, तो ये वही डिस्कशन है।
किरण जॉर्ज ने एक बहुत बढ़िया सा अपसेट दिखाया जब लेनियर के सामने, जो लेनियर है वो लास्ट 4-5 महीने से काफ़ी न्यूज़ में और काफ़ी अच्छे खासे मैचेस उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हराया, टॉप क्लास के प्लेयर को उन्होंने हरा रखा है अभी, तो वो बहुत अच्छे उभर के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे खासे प्लेयर। तो उनकी मैच और किरण जॉर्ज ने उनको हरा दिया, वो भी स्ट्रेट 2 सेट्स। पहली बार जो मुझे डिस्कशंस करना आता है ना कि करना है कि क्राउड ने किरण जॉर्ज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इवन मैं भी घर पे रह के किरण जॉर्ज को सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच उन्होंने दिखाई लेनियर के सामने। एक चीज़ मुझे जो बहुत बढ़िया लगी वो ये थी कि प्रेशराइज लेनियर भी नहीं हुए और ना किरण हुए, क्योंकि जब क्राउड इतना ज़्यादा चिल्ला रही होती है, कुछ भी होती है, आप प्रेशराइज थोड़े बहुत हो ही जाते हो, बट वो प्रेशराइज का दोनों में से किसी को भी नहीं लगा। तो बहुत बढ़िया मैच थी ये वाली। किरण जॉर्ज अगर उनको और ज़्यादा चांसेस दिया जाए तो हो सकता है वो बेटर करके दिखा सकते हैं, बट देखते हैं उनको चांसेस आगे मिलते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे चल ही रहा था कि किरण जॉर्ज को और चांसेस दो, बट देखते हैं उनको मिलता है चांसेस या नहीं। तो ये फाइनल थे हमारे और यही जीत के आगे बढ़े राउंड ऑफ 16 में। मिक्स डबल्स में बात की जाए तो कपिला और क्रेस्टो वो लोग हार गए, वो साइतो और मिडोरिकावा के सामने हार गए 21-18, 21-17। मिक्स डबल्स में मुझे अभी होप उस लेवल की नहीं दिख रही है, तो उतना ज़्यादा डिस्कशन करने का मीनिंग भी नहीं है। दैन दूसरे हमारे जो यहाँ पे सूर्या और प्रमुथेश थे, जो यांगपो और हुसैन के सामने, यांगपो और लिंग के सामने मैच थी। सेम जो मैंने अभी बात की थी ना कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को सिटी लेवल प्लेयर जैसा बिहेव मतलब करवा दिया, मतलब वहाँ पे खेलने जा रहे हो, तो यही थे 21-8, 21-11 से यंग हू ने सूर्या और प्रमुथेश को हरा दिया राउंड ऑफ 16 के अंदर। स्कोर देख रहे हो 21-8, 21-11, हम एटलीस्ट 15-16 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हो। तो मिक्स डबल्स मुझे बहुत दूर लग रहा है, मिक्स डबल्स में अंदर हमारा कोई भी प्लेयर आगे पहुँच पाए। दैन वुमेंस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर पीवी सिंधु मैम थी, उनके सामने जो मैच थी, जो सुइजू के सामने मैच थी, इजी तरीके से पीवी सिंधु मैम ने मैच जीत ली। एंड देन मियाज़ाकी, जो मैं बोल रहा था ना कि 18 ईयर्स ओल्ड है, उनकी मैच थी अनुपमा उपाध्याय के सामने, 2-0 से जीत लिया। आप जो पेयर्स को, जो वुमेन सिंगल्स पेयर को आप बोल रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, आगे मतलब उनका गेम प्ले, मैं अनुपमा उपाध्याय की बात करता हूँ। देखो वो वर्ल्ड रैंक 43 पे है एंड मियाज़ाकी 11 पे है। आप दोनों की एज देखो, एक 19 है, एक 18 है। जो मियाज़ाकी है वो 18 ईयर्स ओल्ड है एंड अनुपमा उपाध्याय वो 19 ईयर्स ओल्ड है। दोनों के रैंकिंग में डिफरेंस है, अनुपमा 43 है एंड देन मियाज़ाकी 11th रैंक पे है। बट आप बोलो कि सेम एज वाले प्लेयर्स हैं तो एटलीस्ट उन दोनों की गेम प्ले भी लेवल पे, उस लेवल पे होनी चाहिए, बट बहुत डाउन लेवल पे मैंने अनुपमा 21-6, 21-9, आप समझ रहे हो। सेम जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कशंस कर रहा था, सारे के सारे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो कि आप सा इंटरनेशनल प्लेयर के सामने टिक तक नहीं पा रहे हो। 21-6, 21-9 का मतलब ही ये होता है कि आपको बोलते हैं ना कि सामने वाले ने लिटरली ऐसा बोला है कि आप इतने कम स्कोर में आपको हरा दिया है। मियाज़ाकी जो 18 ईयर्स ओल्ड ही है एंड अनुपमा जो 19 है, तो एज का डिफरेंस में एज के बारे में डिस्कशन करना है वो जैसा तो है भी नहीं कि कोई 26 वाला भी हरा सकता है 18 वाले को, यार कुछ भी। तो एज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर वुमेन सिंगल्स या फिर फ्यूचर मिक्स डबल्स आप सोच रहे हो कि कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई आगे आएगा, कि कौन बेस्ट प्लेयर है, कौन मेंटल संभालेगा पीवी सिंधु मैम के बाद वुमेन सिंगल्स का, कौन मेंस डबल्स का संभालेगा, कौन मेंस सिंगल्स का संभालेगा, तो कोई भी नहीं है। मेंस डबल्स में साक्षी को हटा दो, कोई भी नहीं है मेंस डबल्स में। वुमेन सिंगल्स में जिस दिन पीवी सिंधु मैम ने रिटायरमेंट लिया, ऑफकोर्स वो आगे बहुत ज़्यादा खेलने वाली है, बट जिस दिन पीवी सिंधु मैम ने रिटायरमेंट लिया कोई भी नहीं है। देन अगर वुमेन डबल्स की बात की जाए तो जॉली पुलेला बहुत बढ़िया उभर के आ रही है। थोड़ा बहुत लग रहा है कि पोनप्पा मैम और जो क्रेस्टो है वो आगे बढ़ सकते हैं गेम में, बट वो भी होप्स उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। मिक्स डबल्स इंडिया कभी उस लेवल पे बना ही नहीं पाया है। देन वुमेन सिंगल्स जो मैंने बात की कि बहुत सारे नाम आते हैं। मैन सिंगल्स की अगर बात की जाए तो लोग हमेशा सेन लक्ष्य को आगे रखते हैं कि ये है, बट हमेशा मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि श्रीकांत किदम भी लास्ट मैंने देखा था कि इंडिया को टॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि प्राउड फील करवाया था, ऑनर फील करवाया था। उसके बाद से मैं उस लेवल का गेम प्ले ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है सारे, तो मैं वो चीज़ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, कोई है ही नहीं। उसके बाद डिस्कशन का मीनिंग क्या है, राउंड ऑफ 16 एंड मेजोरिटी के लोग बाहर हो चुके हैं। अनुपमा उपाध्याय 21-6, 21-9 मियाज़ाकी के सामने इतने स्कोर से हार हैं, तो
अब आप ही बोलो कि इस चीज़ में क्या डिस्कशन हम कर सकें। देन अगर बात की जाए कि क्वार्टर फाइनल्स, तो अभी तक तो हमारे जो साक्षी लोग हैं वो आराम से उनकी भी मैच फिर से वो लोग जीत गए जिन और कैंग के सामने स्ट्रेट 2 सेट्स। उनके बारे में डिस्कशन करने जैसा है नहीं, वो टॉप क्लास के प्लेयर्स जो हैं। देन वुमेंस डबल्स हमारे कोई भी प्लेयर थी ही नहीं यहाँ पे, तो डिस्कशन जैसा यहाँ पे भी कुछ नहीं बनता है। देन मैन सिंगल्स की बात की जाए तो वेंग होंग के सामने थे किरण जॉर्ज। पूरे वीक जो किरण जॉर्ज की मैचेस थी उसके अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि उनका जो बोलते हैं ना फ्यूल भरा पड़ा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप है। तो किरण जॉर्ज ने जितना सब कुछ था ना वो सारे पिछले मैचेस थे ना उसके अंदर वो उन्होंने पूरा उनका दे दिया। तो जब वेंग होंग के सामने मैचेस आए ना तो कहीं ना कहीं वो लैगी दिख रहे थे। लैगी इन द सेंस कोर्ट के अंदर उस लेवल का फुटवर्क नहीं दिख रहा था जब उन्होंने लैनियर के सामने मैच दिखाई थी। लैनियर के सामने जो फुटवर्क है वो मैच को और वेंग होंग के सामने जो अभी क्वार्टर्स हुए उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो स्लो दिखेंगे। तो वही थकान हुई, फटीग हुई, कौन सा इशू है वो पता नहीं बोलता, पर जो चीज़ मुझे दिखी वही चीज़ है। अब वही मैं बता रहा हूँ कि थोड़े बहुत स्लो वहाँ पे दिखे। तो ये सारा था कि क्वार्टर्स में किरण जॉर्ज हार गए, एटलीस्ट क्वार्टर्स तक तो पहुँचे वो। देन बात की जब मैं मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स में भी हमारे कोई भी पेयर नहीं थी, सारे ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं, 2 ही बचे थे। देन अगर बात की जाए ग्रेगोरी तुंजोंग और पीवी सिंधु मैम की, तो क्वार्टर फाइनल्स में 19-21 और 21-17 से ग्रेगोरी तुंजोंग ने पीवी सिंधु मैम को हराया। ये मैच के बारे में डिस्कशन सिंपल है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये डाला था कि कोई एक क्राउड है ना, जब आप किसी के होम ग्राउंड में खेल रहे हो, जैसे आप कभी कहीं और खेलने गए हो, अगर किसी अगर स्टेट में खेलने गए हो कि आप गुजरात से हो या फिर आंध्र प्रदेश से हो और यहाँ से आप हैदराबाद या फिर कहीं और खेलने गए हो, तो जिस पर्सन का होम ग्राउंड है ना वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा चीयर मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वो लोग अब वो एक पॉइंट भी आपके सामने करेगा ना तो इतना ज़्यादा चीयर होगा कि आपको खुद की सांस भी सुनाई नहीं देगी, तो उस लेवल का चीयर सामने वाले को होगा। तो उस पर 90% लोग होते हैं, 90% प्लेयर्स वो है ना थका वो छोड़ देते हैं कि यार बहुत मतलब प्रेशराइज हो जाते हैं क्राउड से और सामने वाले से भी, सामने वाला भी पम्प्ड अप होता है। बट वहीं पे ग्रेगोरी तुंजोंग यहाँ पीवी सिंधु मैम सिर्फ 1 पॉइंट ले रही थी ना, सिर्फ 1 पॉइंट, और उसके सामने ग्रेगोरी तुंजोंग जब भी 3-4 पॉइंट ले रही है तो कुछ स्टेडियम चिल्ला ज़रूर है पर बहुत कम, ना के बराबर। बट पीवी सिंधु मैम 1 पॉइंट ले रही है, पूरा क्राउड सब कुछ इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। वहीं पे अगर आप देखो तो मैंने पहली बार ये मैच में एक चीज़ नोटिस की, पहली बार तो मैंने पीवी सिंधु मैम को डाइव करते हुए देखा है। डाइव, लिटरल डाइव उन्होंने किया है वो सर डिफेंड करने के लिए इस मैच को। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले की होगी बट ये चीज़ मैंने पहली बार नोटिस की, ये चीज़ की फुल एफर्ट, 110% एफर्ट। और जो ये चीज़ नोटिस की मैंने यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं दोनों पेयर टॉप लेवल के थे ना। ग्रेगोरी तुंजोंग को भाई एड्स ऑफ है, वो चीज़ की पूरा का पूरा प्रेशर है ना वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया है। वो उन्होंने अपना टॉप क्लास गेम प्ले दिखाया। बहुत टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे पीवी सिंधु मैम बहुत ज़्यादा प्रेशर बोलते हैं ना कि बढ़ा चुकी थी कि अब ग्रेगोरी वापस नहीं आ सकती गेम के अंदर, बट स्टिल ग्रेगोरी वहाँ पे डटी रही और वो गेम को वापस लेके आई। तो बहुत बढ़िया मैच थी। अगर आप वुमेन सिंगल्स में बहुत देखना ही चाहते हो ये मैच, प्लीज़ वापस जाके देखो और एक चीज़ सीखो पीवी सिंधु मैम से कि गिव अप मत करो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कोई भी पॉइंट हो। सेकंड सेट 9-3 समथिंग चल रहा था, सेकंड 9-3 से पीछे चल रही थी वो, वहाँ से वो सेकंड सेट जीत के आई है। सोचो पीवी सिंधु मैम वो वहाँ से पूरा सेट जीत लिया है। तो कहीं पे भी कोई भी स्कोर हो, 15 चल रहा है, 15-5 से आप पीछे हो, 19-5 से कुछ भी पीछे हो, मैच को कहीं पे भी आपको छोड़ना नहीं है। तो वहाँ से वो जीत के आई है, तो वो माइंडसेट सीखो और जो प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी है ना वो ग्रेगोरिया की मैच को जाके देखो, ग्रेगोरिया के जो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़ है वो सीखो। देन ये बात हो गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब फिनिश हो चुका है इंडिया का, और एक ही बचे हैं जो सेमीफाइनल्स तक आए, जो है साची, जो मैच कल हुई थी। इसके बारे में डिस्कशन अगर की जाए तो सिंपल है कि फर्स्ट सेट भाई साहब क्या आवाज़, जो कितना ज़्यादा क्राउड भाई चल रहा था वहाँ पे। जो मैंने वो सुबह मेरा जो प्रेडिक्शन वीडियो है उसके अंदर भी मैंने डिस्कशन किया है कि जो हमारे उनके सामने जो पेयर थी जिनका नाम गो और इजुद्दीन है, इनकी गेम प्ले मैंने बहुत कम देखी है, बट कल जो देखी मैंने एक चीज़ नोटिस की, सब कुछ उनका बोलता है ना कि गेम प्ले में अटैक, डिफेंस, देन वो रोटेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना डबल्स के अंदर, वो सारी एक कंबाइंड लेवल पे है, कोई एक चीज़ दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रही है। ये चीज़ मैंने फिर से मैच देखी और तब नोटिस किया।
देन साची और जो रैंकी रेड्डी है उनसे कल थोड़े बहुत बेटर थे गो और इज़ुद्दीन, बट सेकंड सेट भी चांसेस मुझे कहीं ना कहीं लग रहे थे कि 15-16 या 17 के आसपास जब चल रहा था कि आराम से जीत सकते हैं हम लोग, थर्ड सेट तो चला ही जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मैचेस में पहले भी शेट्टी लोग खेल चुके हैं। तो वहीं पे मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि मतलब वो रैली को रिपीट भी किया, तो वहाँ पे पता चला कि जो हाँ रैंकी रेड्डी है तो उनके जो एंकल है वहाँ पे ट्विस्ट हुआ है, वो लेग को ट्विस्ट करते हुए दिखा थे। उसके बाद से ऑलमोस्ट उन्होंने छोड़ी थी मतलब वो ट्राई ज़रूर करते, स्मैशेस लगा रहे सब कुछ, बट वो बोलते हैं ना कि 100% नहीं खेल पा रहे थे। तो वही चीज़ हुई वहाँ पे और सेकंड सेट वैसे ही फिनिश हो गया। अभी इंजरी का कोई भी अपडेट नहीं है कि किस लेवल की इंजरी है, वो ज़्यादा खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, कोई भी आइडिया नहीं है। बट कल थोड़े बहुत बेटर प्लेयर थे गो और इज़ुद्दीन, बट क्राउड ने क्या सपोर्ट दिया है शेट्टी लोगों को भाई, हमारे इंडियन पे साक्षी लोगों को। मैं खुद यहाँ पे चीयर कर रहा था घर पे हुए। तो वही एक होप है, देखते हैं कि इंडोनेशिया मास्टर्स नेक्स्ट वीक है, उसके अंदर किस लेवल का गेम प्ले लोगों का आता है, किस लेवल का नहीं। तो देखते हैं किस किस की एंट्रीज़ आ रही है। और आप लोग भी बताओ कि हाँ आपको कौन सी मैचेस बेटर लगी, क्या रीजंस थे कि भाई इंडियन पेयर्स जितनी भी मैचेस और सब कुछ थी वो राउंड ऑफ 16 के आसपास ही आउट हो चुके थे। इतने 45 एंट्रीज थी, आप सोच रहे हो राउंड ऑफ 16 के आसपास आते होते 40 के आसपास बाहर, सब 40 के आसपास। तो वही चीज़ है, आपको क्या रीजंस लग रहे हैं? मुझे जितना एनालिसिस और जितनी चीज़ें लगी वो मैंने वीडियो में डिस्कशन कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या क्या रीजंस लग रहे हैं और सब कुछ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।